Assalamu alaikum students. Welcome to the fifth lecture of our online pre-recorded series जो कि हम कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हम ऑनलाइन लेक्चर्स हम कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने ये पिछला जो है ये देख लिया था कि हमारे पास अगर एक करंट सोर्स हो तो उससे हमें बायसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो जाता है। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए अभी हम देखेंगे कि ये करंट सोर्स या एक करंट मिरर जो कि एक तरह थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है कि वो क्या चीज़ है और किस तरीके से आप बीजेटीज को इस्तेमाल करके वो चीज़ बना सकते हैं। ये सारा मटेरियल जो है चैप्टर 7 ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स सेथर स्मिथ के वहाँ पर से लिया गया। तो आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है बेसिकली जो एक करंट सोर्स या करंट मिरर होता है, लेट्स से करंट सोर्स अगर हम देखते हैं तो एक करंट सोर्स के दो इस तरीके से हमारे पास टर्मिनल्स होंगे, ठीक है। जिन दो टर्मिनल्स के दरमियान में हमें बस ये पता है कि इस डायरेक्शन से करंट जो है वो I0 फ्लो करेगा, ठीक है। ये हमारे पास एक करंट सोर्स होगा, टू टर्मिनल डिवाइस, ठीक है, जिसके अंदर हमने एक खास वैल्यू ऑफ करंट को जो है वो किया होगा डिफाइन, जो कि प्रेडिक्टेबल होगा, हमेशा वही करंट रहेगा। तो इसको हम लोग कहेंगे करंट सोर्स, ठीक है। ये एक फुल फ्लैश डिवाइस के तौर पे हम लेंगे। जबकि दूसरे मौके पे हमारे पास एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं करंट मिरर। करंट मिरर हमारे पास कौन सी सर्किटरी है? वो सर्किटरी बीजेटीज की बेस के ऊपर हमारे पास यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। अब ये करंट मिरर क्या करता है? करंट मिरर ये करता है कि आपको किसी एक साइड के ऊपर, अगर आपके पास पहले कोई करंट सप्लाई लगी हुई है और रेफरेंस करंट उधर से फ्लो कर रहा है, आई रेफरेंस, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है, तो करंट मिरर वो डिवाइस है जो कि इस टर्मिनल से ग्राउंड टर्मिनल या जो सेकंड टर्मिनल है उसके बीच में जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसको मिरर कर देगी एक सेकंड ब्रांच के अंदर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया IO, और वो सेकंड करंट एक और आपके पास जो है सेपरेट ब्रांच के अंदर जो है वो फ्लो कर रहा है। तो फर्क क्या हुआ कि करंट सोर्स टू टर्मिनल आपके पास एक फिक्स्ड डिवाइस है जिसके अंदर करंट आप फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। करंट मिरर क्या है? करंट मिरर एक आपके पास एक ऐसा सर्किटरी है जिसके अंदर आपने अगर एक ब्रांच में आपको पता है कि जी आई रेफरेंस के मेरे पास कहीं से फ्लो कर रहा है करंट, तो मैं ये सर्किटरी यूज करके उसको सेंस करूंगा कि कितना करंट है, ठीक है। ये सेंस मैंने कर लिया, और जब सेंस करने के बाद वो सर्किटरी उसी करंट को या तो डायरेक्टली या किसी एक खास प्रोपोर्शन के साथ या एक खास रिलेशन के साथ जो है वो एक दूसरी ब्रांच के अंदर से फ्लो करवाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे पास डिफरेंस है करंट सोर्स का और करंट मिरर का। तो हमने ये स्टार्ट करने के लिए जो है करंट सोर्स से पहले, ठीक है, हम लोग चेक करेंगे कि ये एक करंट मिरर कैसे ऑपरेट करता है और फिर उसी को इस्तेमाल करते हुए हम करंट सोर्सेज बना देंगे। तो बेयर विद मी, ये हम इस चीज़ की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास एक करंट मिरर है। अच्छा, अब हम फर्दर देखते हैं कि जी ये जो करंट मिरर हमारे पास है ये किस तरीके से ऑपरेट करता है। अब याद रखें, आपने मल्टी ट्रांजिस्टर सर्किट्स और वो सारी असम्पशंस और चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं कि बेस से देखने पे क्या नज़र आएगा, एमिटर से देखने पे क्या नज़र आएगा, और किस तरह मुख्तलिफ जो है सर्किट्स आपके पास ऑपरेट करते हैं। तो लेट से ये आपके पास एक केस है जहाँ पे आपके पास दो ट्रांजिस्टर्स हैं, इसको ये नंबरिंग का जो आप लोग मुझे स्टूडेंट्स कह रहे थे, तो ये नंबरिंग जो है इसको रीसेट करना जो है वो रिलेटिवली मुश्किल है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि मैं नंबरिंग बार बार उस तरह से नहीं कर सकूँगा। अनडू करके मैं मेरे ख्याल में कर सकता हूँ, ठीक है जी। नंबरिंग अब ये स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, तो आपके पास दो ट्रांजिस्टर हैं, ठीक है, ये पहला है और ये सेकंड ट्रांजिस्टर आपके पास स्टेप्स में हो गया। अब इन दोनों ट्रांजिस्टर के जो एमिटर बेस जंक्शन एरिया है वो आपके पास बराबर है। इसका क्या मतलब है कि जो आपके पास हम
अगर देखें तो जो ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन थी, ठीक है, जिसके अंदर आप कह लें कि जी ये वाला टर्मिनल आपके पास जो है ये कलेक्टर का है, ये जो एरिया है ये आपके पास बेस का एरिया है, और ये वाला एरिया आपके पास इमिटर का एरिया है, और इन तीनों के साथ जो है ना आपके पास लेट से मोर और लेस यहाँ पे जो है ये टर्मिनल्स कनेक्टेड है मेटालिक। तो आपको याद होगा जब आपको ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन बताई थी तो आपको बताया था कि ये जो इमिटर बेस जंक्शन एरिया है, ठीक है, जो कि उस केस में आपके पास कुछ इस तरीके से करके था, ठीक है जी, कि यहाँ पे बेस है और ये वाला हिस्सा ये कलेक्टर था, ये बेस आपके पास है, मैंने थोड़ा वाइड बना दिया है, और ये एमिटर वाला हिस्सा जो है वो यहाँ पे था आपके पास। तो इसमें जो ये वाला हिस्सा है आपके पास ये जितना है, ठीक है, ये जो बॉर्डर है ये एमिटर बेस्ड जंक्शन एरिया कहलाता है। अब जितना ज़्यादा ये आपके पास एरिया होता है उतना ही ज़्यादा ट्रांजिस्टर के अंदर से करंट पास करवाने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, कि बेस करंट आप प्रोवाइड करते हैं तो ये जितना ज़्यादा एरिया होगा तो उतने ही ज़्यादा आपके पास करंट जो है हर पर यूनिट एरिया फिक्स्ड अमाउंट फ्लो कर सकता है। ज़्यादा एरिया का मतलब है कि एक जितनी VBE वोल्टेज के ऊपर, एक जितनी सेटिंग्स के ऊपर एक ट्रांजिस्टर दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा करंट फ्लो करवा सकेगा, ठीक है, वोल्टेज के हिसाब से बात की जा रही है। ऑफ कोर्स बीटा की बेस पे बेस करंट कलेक्टर करंट बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एरिया आपके पास मैटर करता है क्योंकि इसकी बेस पे डिपेंड करता है कि कितना करंट ट्रांजिस्टर में से आपके पास जो फ्लो होगा। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये जो दोनों ट्रांजिस्टर्स हैं इनका मीटर बेस जंक्शन एरिया बराबर है, मतलब एक जितनी VBE वोल्टेज अगर इन दोनों के अक्रॉस अप्लाई की जाएगी तो इन दोनों में से एक जितना ही करंट आपके पास फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये इसलिए जो है ये मीटर बेस जंक्शन एरिया की यहाँ पे बात की जा रही है। अच्छा, तो अब आगे क्या होता है आपके पास दोनों ट्रांजिस्टर्स का मीटर बेस जंक्शन एरिया बराबर है, तो हमारे पास क्या है कि इन दोनों ट्रांजिस्टर्स की VBE की वैल्यू को भी अगर हम देखें तो हमारे पास बराबर है, ठीक है कि तो अगर दोनों ट्रांजिस्टर्स के क्रॉस VBE की वैल्यू बराबर है और ये जो पहला ट्रांजिस्टर है इसके अंदर से एक जो 1 है उसमें से एक करंट फोर्स किया जा रहा है I रेफरेंस। अब हमें पता है कि आइडियल केस में अगर आपके पास बीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसको भी नंबर कोई कर देते हैं, बीटा की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा आपके पास होती है तो उस केस में क्या होगा कि अब यहाँ पर से जो भी करंट आ रहा है वो दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है। बेस करंट एक इधर आपके पास आ रहा है, बेस करंट इधर आ रहा है, और ये इन दोनों के कलेक्टर करंट्स डिवाइडेड बाय बीटा के बराबर है। तो अगर बीटा बहुत लार्ज है तो आपके पास दोनों के क्रॉस जो ये करंट है ये आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर ये दोनों करंट्स आपके पास नेग्लेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ से जो करंट आपके पास फ्लो करना है वो नेग्लेक्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि ये जो आई रेफरेंस करंट है वो सीधा का सीधा आपके पास Q1 में से फ्लो कर रहा है। तो अगर Q1 में से सारा आई रेफरेंस फ्लो कर रहा है, दोनों ट्रांजिस्टर्स का एमिटर बेस जंक्शन एरिया बराबर है और दोनों के क्रॉस VBE की वैल्यू भी बराबर है, जो कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमने इन्हें कनेक्ट ऐसे किया है कि VBE बराबर है। तो उस केस में हमारे पास जो है दोनों के कलेक्टर करंट भी बराबर होगा, ठीक है। अगर एमिटर बेस जंक्शन एरिया बराबर है और VBE बराबर है तो आपके पास दोनों ट्रांजिस्टर्स का कलेक्टर करंट बराबर होगा, जिसका मतलब है कि जो यहाँ से आई रेफरेंस फ्लो कर रहा था वही आपके पास यहाँ से फ्लो करेगा, ठीक है। ये बहुत डेप्थ में अभी सॉल्व नहीं किया, वो थोड़ा आगे हमारे पास आ जाएगा। लेकिन जब हमारे पास मैच्ड BJT पेयर्स हों जिनके मीटर बेस जंक्शन एरिया बराबर है, VBE वोल्टेज बराबर है, तो इन द केस के बीटा इज मच मच लार्जर देन 1, तो आपके पास जो है ये चीज़ आ जाती है कि आई आउटपुट इज इक्वल टू आई रेफरेंस, ठीक है। इससे रिलेटेड थोड़ा टेक्स्ट इधर लिखा है, यहाँ पे ही है कि इफ मीटर बेस जंक्शन एरिया ऑफ Q2 इज द सेम एज दैट ऑफ Q1 एंड थस Q2 हैज द सेम स्केल करंट स्केलिंग करंट IS। ये स्केलिंग करंट जो है ये भी मैं लिख देता हूँ अभी आपके पास। ये उसकी बात हो रही है कि जी IC जब हमने निकाला था अपने
ओरिजिनल जब रिलेशन था तो हमारे पास ये बराबर होता था IS टाइम्स e टू द पावर ऑफ VBE ओवर V थर्मल, इस तरह करके ना VT बल्कि उसको लिखते थे हम ये। तो यहाँ पे जो ये IS है ना, मैथमेटिकली स्पीकिंग ये IS एमिटर बेस्ड जंक्शन एरिया पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर्स का हमारे पास अगर IS बराबर है, VBE बराबर है, V थर्मल वैसे ही बराबर है, टेम्परेचर क्योंकि इकट्ठे हैं तो दोनों का कलेक्टर करंट भी बराबर होगा। मैथमेटिकली स्पीकिंग ये इस सारी चीज़ की सेंस है। तो यहाँ पे वही बात की है कि जी स्केलिंग करंट IS बराबर है as Q1, then the collector current of Q2 will be equal to that of Q1। और इसका मतलब है कि हमने एक ऐसा सर्किट बना लिया जो कि करंट्स को मिरर कर रहा है, ठीक है। दो ट्रांजिस्टर्स को लगाया और दोनों के बेस को आपने ज्वाइन किया हो, दोनों के अगर आपने जो है बेसिस को ज्वाइन किया हो तो उसके बाद आपके पास क्या आता है, और एक ट्रांजिस्टर के केस में आपने बेस टू एमिटर बेस टू कलेक्टर को भी ज्वाइन किया, वहां पे रेफरेंस लगा दें तो दूसरे ट्रांजिस्टर में तकरीबन वही करंट फ्लो करेगा। फॉर दिस टू हैपन हाउएवर Q2 मस्ट बी ऑपरेटिंग इन द एक्टिव मोड, ठीक है, विच इन टर्न इज अचीव्ड एज लॉन्ग एज द कलेक्टर वोल्टेज V आउटपुट इज 0.3 वोल्ट और सो हायर देन दैट ऑफ द एमिटर। लेकिन इस सारे के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन आपके पास ये है कि ये जो दोनों ट्रांजिस्टर्स हैं ये कहीं आपके पास जो है सैचुरेशन में या कट ऑफ के अंदर जो है ये सैचुरेशन के अंदर ना चले जाए, ठीक है। दोनों को जो है सही तरह ऑपरेट करना चाहिए, लेकिन खास तौर पे Q2 क्योंकि यहाँ पे तो आपने जो है इसको सैचुरेशन में ही एक तरह से ड्राइव किया हुआ है। जो ये वाला आपके पास आता है प्लस माइनस, ठीक है, तो ये आपके पास 0.3 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। VCE should be greater than 0.3 वोल्ट, ठीक है। और ऑफ कोर्स जो VBE है दोनों केसेस में इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली कर देना चाहिए था 0.7 वोल्ट्स। अगर आप ये कंडीशंस मेंटेन करेंगे, पहली कंडीशन क्या है कि VBE इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7, ठीक है, उसके करीब होगा, DC के केस में बात की जा रही है। तो उससे आपके पास क्या होगा कि जी ये अगर 0.7 है तो ये ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर दोनों एटलीस्ट कट ऑफ में नहीं है, ये चीज हमें पता चल जाती है। नंबर 4 इसने लोकेट कर दिया कि कट ऑफ के अंदर नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये वाला जो Q1 ट्रांजिस्टर है इसमें तो बेस और कलेक्टर आपस में शॉर्ट सर्किटेड है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे भी प्लस माइनस 0.7 वोल्ट या वही VBE वोल्टेज आ जाएगी। तो ये तो फिर कट ऑफ में या सैचुरेशन में आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि सैचुरेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास ये वोल्टेज 0.3 वोल्ट से कम हो, पर क्योंकि VBE वोल्टेज ही इस कलेक्टर टू मीटर है तो ये हमेशा जो है ऑन रहेगा। ये जो टोटल सर्किटरी है इसको आमतौर पे जो है ट्रांस डायोड कहा जाता है, क्योंकि ये डायोड की तरह बिहेव कर रहा है जिसके क्रॉस 0.7 वोल्ट्स आपके पास आ रहे हैं और जो मर्जी करंट आपने फ्लो करवाना है करवाते रहें। अगर 0.7 वोल्ट से कम कर देंगे या कोई और इस तरह का इशू आपके पास यहाँ पे आएगा तो उस केस में ये कट ऑफ हो जाएगा, तो तब तो ये पूरी सर्किटरी ने काम नहीं करना, तो ये ट्रांस डायोड के तौर पे एक्ट करता है। जो ये सेकंड केस है यहाँ पे आपके पास क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इसका, ठीक है, बेस टू कलेक्टर का, और यहाँ पे आपके पास लोड लगा हुआ है, कोई भी और सर्किटरी आपके पास होगी, तो वहां पे पॉसिबल है कि कहीं ये कंडीशन वायोलेट ना हो जाए। तो इसलिए जो है इसको खास तौर पे इधर मेंशन किया है कि ये जो वोल्टेज है इस टर्मिनल पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड शुड बी 0.3 वोल्ट्स आल्सो हायर देन दैट ऑफ द एमिटर, ठीक है। तो ये सारी इसके पास हमारे पास चीजें आ गई कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किन किन कंडीशंस के अंदर ये करंट मिरर आपके पास काम करेगा, ठीक है, फाइन। आगे चलते हैं, ये काफी मैंने चीजें इसके ऊपर डिस्कस की हैं, कोई क्वेश्चंस आपके होंगे ना तो वो क्वेश्चन आंसर सेशन में आप पूछ सकते हैं।
अच्छा जी, अब पिछले केस में हमने एक अजम्पशन यहाँ पे थी कि हमारे पास मैच्ड पेयर है, मीटर बेस्ड जंक्शन एरिया दोनों ट्रांजिस्टर्स का आपके पास एक जैसा है, पर लेट्स से इस तरीके से नहीं होता, ठीक है। और ऐसे हो जाता है कि आपके पास जो ट्रांजिस्टर Q2 है उसका एमिटर बेस जंक्शन एरिया जो है आपके पास, लेट मी सी, अरेंज्ड एट द एरिया ऑफ emitter based जंक्शन। Q2 का जो emitter based जंक्शन एरिया है वो Q1 के एरिया के मुकाबले में m टाइम्स ज़्यादा है, जिसका मतलब दूसरे अल्फाज में ये बनता है कि अब यहाँ पे आई हो, अगर हम ये जैसे ट्रांजिस्टर को बना के इस तरीके से दिखा रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब क्या बनता है। मतलब ये बनता है कि लेट से ये आपके पास एमिटर है, ये आपके पास बेस है, ये आपके पास कलेक्टर है, ठीक है। पहले Q1 का और ये आपके पास एमिटर, बेस और कलेक्टर है Q2 का, ठीक है। तो अब हमें क्या पता चलता है कि जी जो पहला आपके पास था उसका जो एरिया है वो आपके पास तकरीबन जो है मीटर बेस जंक्शन का इतना बन रहा है, और जो दूसरा है उसका ये एरिया ये इतना एक दफा हो गया, लेकिन उसके मुकाबले में ये बढ़ते 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 कोई m टाइम्स है, मतलब m गुना बड़ा एरिया जैसे कि इधर नजर आ रहा है। तो ऑफ कोर्स उतनी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इधर से आपके पास करंट ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। तो यही बात जो है यहाँ पे इस स्टेटमेंट में की गई है कि ये जो Q2 आपके पास है वो Q1 के मुकाबले में n टाइम्स बड़ा है साइज में, और एमिटर बेस्ड जंक्शन एरिया मतलब बड़ा है, तो यहाँ से ज्यादा आपके पास जो है करंट फ्लो करेगा। फाइन। तो उसके बाद उसने क्या कहा है कि अगर ये इस तरीके से होगा तो एक जितनी, अभी बल्कि मैं ये रिलेशन के साथ आपके पास लिख देता हूँ, IC इज इक्वल टू IS टाइम्स e टू द पावर ऑफ VBE ओवर V थर्मल है, लेट्स से, ठीक है। तो अगर आपके पास जो है पहले ट्रांजिस्टर के अंदर IS है, IS1, ये जनरल रिलेशन था, तो अगर आपके पास जो सेकंड ट्रांजिस्टर के केस में IS2 आता है वो आपके पास है m टाइम्स IS1, ठीक है। क्योंकि मीटर बेस्ड जंक्शन एरिया ज़्यादा था तो सेकंड के अंदर जो लीकेज करंट या डार्क करंट आपके पास फ्लो कर रहा है इस ट्रांजिस्टर में वो पहले के मुकाबले में m टाइम्स ज़्यादा है। तो इसी रिलेशन के हिसाब से हमें पता चलता है कि एक जितनी वोल्टेज VB प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ये चीज़ आपने एक जितनी प्रोवाइड की, ये चीज भी आपके पास बराबर है, ठीक है। तो उस केस में आपके पास जो इसका कलेक्टर करंट है वो आपके पास होगा m टाइम्स, इसका मैं IC के इधर से जो कलेक्टर करंट आपके पास फ्लो कर रहा है उसके मुकाबले में यहां से जो फ्लो करेगा वो उसके m टाइम्स होगा, ये IC1 का लिखा है। तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी कि IC2 इज इक्वल टू m टाइम्स IC1, सिर्फ और सिर्फ इस मीटर बेस्ड जंक्शन के वजह से, हालांकि एक जैसी वोल्टेज आ रही है आपके पास। तो फर्दर अगर हमारे पास जो है अगर हमारे पास बीटा की वैल्यू काफ़ी लार्ज है तो उस केस में यहाँ से जो करंट जा रहा है उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इधर से करंट जो गुजर रहा है उसको भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, दोनों का सम इधर से फ्लो करेगा उसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आई रेफरेंस, इसका जो IC1 है वो आई रेफरेंस के बराबर हो गया, इसकी वैल्यू मैं इधर कहीं ये लिख देता हूँ, IC1 इज इक्वल टू आई रेफरेंस हो गया, और यहाँ पे जो है करंट वो m टाइम्स IC1 आपके पास फ्लो करना था क्योंकि ये मिररिंग हो रही है आपके पास। तो इसका मतलब है कि IC2 इज इक्वल टू m टाइम्स
IC1 is equal to M times I reference, जो कि आपके पास यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्योंकि IC1 जो है ना वो आपके पास जो है एक और, बल्कि यहाँ पे मैं थोड़ा और कर दूं, ठीक है, कि IC1 की जगह आई रेफरेंस प्लेस कर दिया और जो IC2 आपके पास इधर था वो आई आउटपुट के बराबर है। तो ये आपके पास ओवरऑल टर्म हो जाती है आई आउटपुट इज इक्वल टू M टाइम्स आई रेफरेंस, ठीक है, जो कि ये रिलेशन इधर लिखा। तो ये मैंने एक तरह का ना क्विक डेरिवेशन भी आपको कर दी। अल्टरनेटिवली इफ द एरिया रेशो M इज एन इंटीजर, लाजमी नहीं है कि इंटीजर हो सकता है कि इसका एरिया इसके मुकाबले में 2.5 गुना हो, ठीक है, 1.33 गुना, कुछ भी हो सकती है रेशो। लेकिन अगर ये इंटीजर है तो आप यूं समझ सकते हैं कि जैसे ये एक ऐसा ट्रांजिस्टर है, एक की बजाय जैसे इस तरह के दो ट्रांजिस्टर इधर पैरेलल में लगे हैं। एरिया वाइज देखें, एक अगर ट्रांजिस्टर की विड्थ और ये लेंथ है तो दूसरे के अंदर आप यूं समझ सकते हैं कि जैसे इस तरह के दो ट्रांजिस्टर आपके पास, अगर M2 है तो जैसे दो ट्रांजिस्टर जो हैं वो पैरेलल में साथ इधर लगे हुए हैं। तो और M जो है, M नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर लेट से पैरेलल में लगे हुए हैं। इस केस में M की वैल्यू 3 हो गई, इस केस में M की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 हो गई। तो तमाम वैल्यू ऑफ M के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ना कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर अभी सारी ये डिस्कशन थी, लेकिन आई होप कि आपको ना इसकी समझ आ गई होगी। तो हमने देख लिया कि अगर तो हमारे पास कोई लेट से बिल्कुल मैच ट्रांजिस्टर्स हैं तो भी हमारे पास मिरर वैलिड है। अगर हमारे पास जो है मैच नहीं है बल्कि इसका एरिया दूसरे Q2 का एरिया जो है मीटर बेस जंक्शन वो Q1 के मुकाबले में M टाइम्स है। ये M लाजमी नहीं कि हमेशा ग्रेटर देन 1 हो, ऐसे भी है, हो सकता है कि ये 0.5 हो, 0.3 हो, उस केस में इसका करंट कम होगा। तो ये M एक जेनेरिक नंबर है। तो उस केस में हमारे पास करंट्स के जो मिररिंग है वो भी इसी हिसाब से होगी। फर्दर क्या है कि यहाँ पे भी आपने VBE की वैल्यू 0.7 तक होनी चाहिए, 0.5 से ज़्यादा एटलीस्ट हो, और इसके अक्रॉस आपको जो है सैचुरेशन अवॉइड करनी है। अगर ये सैचुरेशन में चला जाए तो ये रिलेशन पूरा वैलिड नहीं आपके पास रहेगा। तो हमने दो केसेस ये देख लिए। अच्छा जी, दोबारा हम चलते हैं जो इनिशियल हम बात कर रहे थे मैच केस के अंदर, ठीक है। हमने वहां पे एक अजम्पशन लिखी थी और वो अजम्पशन हमारी ये थी कि इधर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो बीटा है it is much larger than 1। ये हमने वहां पे एक बात की थी और ये मेन असम्पशन थी। पर अब लाजमी नहीं है कि हमेशा आपके पास बीटा की वैल्यू मच लार्जर देन 1 हो। तो अगर ये वैल्यू आपके पास मच लार्जर देन 1 नहीं होगी, उस केस में हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब याद रखें ये दो कंडीशन सेपरेट है। एक कंडीशन है कि ट्रांजिस्टर्स का मीटर बेस जंक्शन एरिया मैच कर रहा है कि नहीं, वो यहाँ पे दोनों के अंदर मैच्ड है, ठीक है, मैच्ड आपके पास ट्रांजिस्टर्स हैं। लेकिन जो सेकंड हमारे पास चीज है कि जी ट्रांजिस्टर्स का बीटा क्या है, तो वो हमारे पास मच लार्जर देन 1 नहीं है। अब तो अगर हमने इसको इंक्लूड करना है तो उस तरह से कैसे करेंगे, हम नॉर्मल सॉल्व करेंगे। ये आपको इस तरह के रिलेशंस पहले भी काफ़ी बता दिए। अब यहाँ पे अगर मेरे पास जो है ये नंबरिंग आ जाए सही, नंबरिंग इसी तरीके से आएगी, तो चलें हम उसी नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं, नंबर 5 से। तो सबसे पहले आपने क्या चीज़ करनी है, आपने इसमें रिलेशन निकालना है आई रेफरेंस का आई आउटपुट के साथ, और बीच में ये मिरर की जो सर्किटरी है इसको यूटिलाइज करना। तो जी अच्छा, अब हम कहाँ से स्टार्ट करें। अब हमें पता है कि जी जो भी करंट आपके पास ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में से फ्लो करता है उसको कलेक्टर करंट कहते हैं, ठीक है। दोनों ट्रांजिस्टर्स मैच्ड हैं तो दोनों ट्रांजिस्टर्स का कलेक्टर करंट मैच्ड होगा, क्योंकि कलेक्टर करंट के मैच होने में बीटा का कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं है, वो मीटर बेस जंक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास हमें पता है कि जी जो इस ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो होगा कलेक्टर करंट है, जो इस ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो होगा वो कलेक्टर करंट है। यहाँ पे क्योंकि किसी और ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो जो यहाँ पे
आउटपुट करंट आपका था वो कलेक्टर करंट के बराबर होगा, ठीक है, Q2 के केस में। Q1 के केस में इधर एक ब्रांचिंग इफेक्ट है, तो जब ब्रांचिंग इफेक्ट है तो वहां पे हमें पता चलता है कि जी इधर से एक करंट आ रहा है, इधर से मसलन आई रेफरेंस आ रहा है, इधर से IC जा रहा है, तो ये वाला करंट आपको नहीं पता, ठीक है, कि ये किसके बराबर है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको ये आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा जी, आप चेक करते हैं, करते करते इस पॉइंट पे आ जाते हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर अब आपको नजर आ रहा है कि ये फर्दर दो ब्रांचेस में मूव कर रहा है। तो अब इन ब्रांचेस के अक्रॉस क्या होगा, अब इधर ट्रांजिस्टर में हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन जो भी करंट था कलेक्टर करंट था, तो बेस करंट हम उसका वैल्यूएट कर सकते हैं डीसी में। वो क्या होता है, कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बीटा। तो इधर भी वही सेम कलेक्टर करंट था, तो ये आपके पास कलेक्टर करंट बाय बीटा इधर से भी फ्लो कर रहा होगा। तो जब इन दोनों ब्रांचेस के बेस करंट्स आपने वैल्यूएट कर लिए, आपको पता चल गए, तो केसीएल अप्लाई करें तो हमें पता चलता है कि जो यहां से करंट फ्लो करेगा वो होगा इन दोनों का सम, वो हो गया 2IC ओवर बीटा, ठीक है। वही करंट इधर से फ्लो कर रहा था, तो यहां पे आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। वो आपके पास क्या रिलेशन आ जाएगा, वो आ जाएगा आई रेफरेंस, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, आई रेफरेंस जो कि ये करंट है इज इक्वल टू IC जो कि ये करंट है प्लस 2IC ओवर बीटा, प्लस 2IC ओवर बीटा। IC इसमें से कॉमन ले लें तो ये हो गया IC 1 प्लस 2 ओवर बीटा, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया। अब ये IC क्योंकि आई आउटपुट के बराबर है, यहाँ पे आपने किया था, तो उस तरीके से ये आई रेफरेंस आप इस साइड पे ले आते हैं, इस चीज को अगली साइड पे ले जाते हैं, तो आपके पास ये चीज बन जाती है आई आउटपुट ओवर आई रेफरेंस। IC की जगह आई आउटपुट प्लेस कर दिया, दोनों को जो है वैल्यूज प्लेस की आपने, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे आ जाता है 1 ओवर 1 प्लस 2 ओवर बीटा। ये हमारे पास फाइनल जो है इसका इनका रिलेशन आ गया। अगर दोनों ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो आपके पास Q1 Q2 मैच्ड हैं, पर दोनों का बीटा जो है वो एक्सट्रीमली लार्ज नहीं है। अच्छा जी, अब ये सारा हमने कर लिया, अब इस रिलेशन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब ये रिलेशन हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि आई आउटपुट ये करंट आई रेफरेंस के मुकाबले में कितना है। आइडियली ये दोनों बराबर होने चाहिए थे, और बराबर ये तब होते हैं अगर बीटा की वैल्यू बहुत हाई है। अगर बीटा की वैल्यू इस रिलेशन में भी आप बहुत हाई प्लेस करें, इन्फिनिटी कर दें, तो ये 2 ओवर इन्फिनिटी आपके पास तकरीबन हो जाएगा 0 के बराबर। इस टर्म को आप खत्म करेंगे तो ये 1 ओवर 1 आपके पास वही रिलेशन आ जाता है जो आपने पहले जो है स्टार्ट में जो है यहाँ पे वैल्यूएट किया था, ठीक है। तो लेकिन जो है आपके पास अगर इस तरीके से नहीं है तो बीटा इंक्लूड करना होगा। लेट्स से हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाती है 100 है, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 2 ओवर 100। 2 ओवर 100 हो जाता है 0.02, इसको मैं लिख लेता हूँ 1 ओवर 1 प्लस 0.02, ये है बीटा 100 के केस में। तो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 1.02, ठीक है। तो अगर हम जो है इसी रिलेशन को आगे हम लिखते हैं, तो ये मेरे पास चीज आ जाती है आई आउटपुट डिवाइडेड बाय आई रेफरेंस इज इक्वल टू 1 ओवर 1.02, ठीक है। इसी को अगर हम थोड़ा ज़रा सॉल्व करते वक्त टर्म्स ऊपर नीचे ले जाएं तो 1.02 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.02 टाइम्स आई आउटपुट इज इक्वल टू आई रेफरेंस,
ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो है आई रेफरेंस जो है वो 102 मतलब कि 102 टाइम्स, मतलब आई आउटपुट के अंदर 0.02 टाइम्स आई आउटपुट ऐड करेंगे तो आई रेफरेंस बनता है। दूसरे केस में आप अगर जो है दोनों साइड्स के ऊपर से जो है एक आई आउटपुट को सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है, इसी रिलेशन को लेट से मैं अगर लिख देता हूं आई आउटपुट प्लस 0.02 आई आउटपुट इज इक्वल टू आई रेफ, ठीक है। तो ये इसका मतलब हुआ कि हमारे पास आई रेफरेंस इसके बराबर है। इसी को आगे हम लिख लेते हैं आई रेफरेंस, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आई आउटपुट को, माइनस आई आउटपुट इज इक्वल टू 0.02 टाइम्स आई आउटपुट, और फर्दर इसको आगे हम अगर आई आउटपुट को डिवाइड करते हैं, आई रेफरेंस माइनस आई आउटपुट, ठीक है। ये आपको भी समझ नहीं लग रही होगी कि क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन एक सेकंड में मैं समझाता हूँ। इज इक्वल टू 0.02। अब ये चीज हमें क्या बताती है कि इन दोनों के दरमियान में परसेंटेज रिलेटिव डिफरेंस कितना है, ठीक है, मतलब कि मिसमैचिंग कितनी है। आइडियली कोई मिसमैचिंग नहीं होनी चाहिए थी। अगर आप आई रेफरेंस और आई आउटपुट बराबर होते उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते 0 आना चाहिए था, लेकिन अभी आपके पास क्या हो रहा है कि ये टर्म आ रही है परसेंटेज में, अगर देखें तो 2% आपके पास मिसमैच है, 2% एरर आ रहा है आई आउटपुट का विद रिस्पेक्ट टू आई रेफरेंस। इफ बीटा इज इक्वल टू 100, मतलब कि हमने जो इनिशियल अजम्पशन की थी कि जी बीटा पिछले केसेस में यहाँ पे कि जी बीटा बहुत ग्रेटर है तो ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन एक्चुअली जब हम कैलकुलेशन करते हैं बीटा की वैल्यू 100 रख के तो हमें पता चलता है कि ये दोनों बराबर नहीं है, बल्कि आपके पास 2% एरर है बिटवीन आई आउटपुट एंड आई रेफरेंस वैल्यूज। तो ये चीज आपको, और अगर बीटा की वैल्यू हम कम करते जाएंगे ये एरर आपके पास बढ़ता जाएगा, बीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये एरर आपके पास कम होता जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है एस्पेक्ट है जब आपने करंट मिरर या करंट सोर्सेस को डिजाइन करना हो, ठीक है। तो हमने जरा एक केस स्टडी के साथ जो है ये वैल्यूज प्लेस करके भी चेक कर लिया कि कैसे आपके पास रिलेशन ये आता है। अच्छा जी, अब इसी तरीके से हम सेकंड केस में क्या करते हैं कि जो अनमैच्ड हमारे पास है करंट मिरर विद बीटा इंक्लूडेड, लेकिन अगर हमारे पास जो सेकंड आपके पास Q2 है उसका लीकेज करंट या एमिटर बेस्ड जंक्शन का जो एरिया है वो m टाइम्स Q1 है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ये m टाइम्स है ये करके, तो उस केस में यहाँ पे डायरेक्टली पहले रिलेशन लिख दिया, वो आएगा आपके पास m/1 प्लस m+1 ओवर बीटा, ठीक है। इसको हम जो है सोल्व मेरे ख्याल में इधर डायरेक्ट किया नहीं है, चलिए मैं अभी सोल्व कर देता हूँ। आप वैसे अपने तौर पे भी कर सकते हैं, वही आपके पास जो है ना रिलेशन मतलब कि आना है। अच्छा जी, अगर ये आपके पास m टाइम्स यहाँ पे होगा तो इसका मतलब है कि आई आउटपुट इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर से जो करंट आपके पास फ्लो कर रहा है उसको आप लेबल कर देते हैं IC, और जो यहाँ से आपके पास करंट आएगा, अगर ये कलेक्टर करंट आपके पास इतना है तो ये आपके पास आएगा IC ओवर बीटा। ये बीटा नहीं नजर आना आपको, ठीक है, चलें जी, IC ओवर बीटा यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपके पास कलेक्टर करंट होगा एक जितने वोल्टेज में, अगर इसका एरिया m टाइम्स है तो यहाँ पे जो करंट होगा वो होगा आपके पास m IC इज इक्वल टू आई आउटपुट, ठीक है। अगर यहाँ से इतना करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे
जो ये चीज़ है ये आपके पास आ जाएगी एम आई सी ओवर बीटा। ठीक है, तो दोनों कलेक्टर करंट्स के हिसाब से आपने बेस करंट निकाला, और जो यहाँ से करंट फ्लो करेगा इसको हम लिख लेंगे, अगर आई सी कॉमन ले लें इसमें से, बल्कि ओवर बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा आई सी ओवर बीटा m+1। ठीक है, ये आपके पास चीज़ आ गई। इससे आप जब ओवरऑल रिलेशन आई रेफरेंस का इधर केसीएल अप्लाई करेंगे, ठीक है, आपने स्टेप वाइज अगर देखें, अब ये नंबरिंग रैंडम स्टार्ट होगी, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा चौथा स्टेप ये किया, फिर ये आ गया, और फिर इस पॉइंट पे केसीएल अप्लाई करके आपने आई रेफरेंस निकाल लेना। ये मैं अब इस तरह से लिखूंगा, तो ये आपके पास आ जाएगा आई रेफरेंस is equal to IC plus IC over बीटा की जगह मैं बी लिख रहा हूँ, कैपिटल बी, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि बीटा ही है। IC टाइम्स m+1 ओवर बीटा। ठीक है, तो ये आपके पास रिलेशन आ गया। तो इसको आप जब फर्दर IC इसमें से कॉमन ले लेते हैं, आई रेफरेंस इज इक्वल टू IC टाइम्स आपके पास आ जाएगा 1 + m+1 डिवाइडेड बाय बीटा। तो ये आपके पास आ गया रिलेशन आई रेफरेंस का। फाइन। और दूसरी तरफ आपको आई आउटपुट का भी रिलेशन पता है, इज इक्वल टू MIC। तो जब आपने आई आउटपुट ओवर आई रेफरेंस निकालना है, तो आपको ये डिवाइडेड बाय ये चीज़ करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा आई आउटपुट ओवर आई रेफरेंस इज इक्वल टू MIC टाइम्स IC divided by IC multiplied by 1 plus m+1 डिवाइडेड बाय बीटा। अब जो ये टर्म आई है इसके अंदर, ये आप IC न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर सकते हैं। जब ये डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा m/1 plus m+1 ओवर बीटा। इस रिलेशन के बराबर आ जाता है, और आपने ये भी डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आपको दोनों केसेस में मैंने ये कंप्लीट इसका जो है सोल्यूशन ये करके दे दिया। तो इसमें इतना आपने परेशान नहीं होना, ये उसी तरीके से आपके पास मोर और लेस है जिस तरीके से आपने बाकी मल्टी ट्रांजिस्टर सर्किट्स में किया है। तो यहाँ पे भी बजाय इसके कि स्मॉल मॉडल कॉम्प्लेक्सिटीज उनमें जाएं, आप डायरेक्ट सर्किट के ऊपर ही सॉल्व कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वैसे ये डीसी था, तो AC में आपको ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, डीसी में तो सर्किट इसी तरह से सॉल्व करना। अच्छा जी, तो ये सारा करने के बाद हमें पता चल गया कि जी हमारे पास अगर बीजेटी मैच्ड है और दोनों बीजेटी मैच्ड हैं, बीटा की वैल्यू मच लार्जर देन 1 है, तो क्या रिजल्ट है, ये आ गया। सेकंड केस में अगर हमारे पास जो है मैच नहीं है और बीटा मच लार्जर देन 1 है, तो रिलेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास रिलेशन आ गया इन केस के मैच्ड हैं पर बीटा को आपने कंसिडर करना है, तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास। ठीक है, और उसके बाद अगर आपके पास ये मिसमैच है और बीटा भी आपने इंक्लूड करना है, तो
ये टोटल वैल्यू आ गई। तो ये जेनेरिक, मोस्ट जेनेरिक आपके पास ये रिलेशन है जो कि हर पॉसिबल केस में अगर बराबर हैं तो यहाँ m को 1 प्लेस कर देंगे, अगर बीटा बहुत ज्यादा है तो इसमें इन्फिनिटी। तो ये मोस्ट जेनेरिक आपके पास सोल्यूशन है। अगर ये आपको सोल्यूशन याद है इसको सॉल्व करने का मेथड, तो बाकी तमाम केसेस में आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम जरा दोबारा पहुंचते हैं उस जगह पे जहां पे हमारे पास ओरिजिनल एक हमने डिस्टिंक्शन की थी कि करंट मिरर हमारे पास वो होता है जो कि दो ब्रांचेस के दरमियान में करंट को बराबर रखेगा। और ये एक तरह का आप समझ लें जैसे आपके पास 4 पोर्ट डिवाइस है, ठीक है, कि एक दो आपके पास टर्मिनल्स होंगे, उन दो टर्मिनल्स के दरमियान में, बल्कि इससे बेहतर है कि मैं यूं बना दूं, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे होगा कि जैसे इसके 4 टर्मिनल है जिनके साथ आपने जो है ना चीजें डिजाइन करनी है, बाकी हिस्सा आपके डिजाइन की चीज नहीं है, ठीक है। और इनके दरमियान में आपने ऐसे डिजाइन किया था कि जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा वही करंट तकरीबन यहाँ से फ्लो करे, और मैच्ड के केस में या मिसमैच, तो ठीक है। तो टारगेट ये है कि जितना मैचिंग ज्यादा हो सके। लेकिन जो ये दूसरी हमारे पास करंट, अच्छा इसको मैं ये भी बता दूं कि ये सारा मिरर की बात हो रही है, और इस केस में अगर आप देखें तो वो आपके पास एक 2 पोर्ट डिवाइस बनेगी जिसमें ये टर्मिनल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और एक सेकंड टर्मिनल आपके पास नीचे होगा करंट सोर्स में। और उन दोनों के दरमियान में आपका टारगेट क्या है कि जी आपने एक खास हिसाब से करंट लोड बना के जो है ना खास करंट की वैल्यू के ऊपर जो है ये हमेशा ऑपरेट करना चाहिए। ये नीचे वाला टर्मिनल चाहे ग्राउंड पे कनेक्टेड हो चाहे किसी और जो है नेगेटिव सप्लाई से, उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर आपको डिजाइन में इसका आइडिया होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह के करंट मिरर की तरह एक 4 पोर्ट डिवाइस पकड़ेंगे और उस 4 पोर्ट डिवाइस के अंदर जो है ये आई रेफरेंस भी खुद से अगर हम डिजाइन कर दें और ये सप्लाई भी बीच में लगा दें तो यही 4 टर्मिनल डिवाइस एक 2 टर्मिनल करंट सोर्स के बराबर आ जाएगी। कैसे, ये हम अभी यहाँ पे करते हैं। ये आपके पास एक करंट सोर्स जो है सिंपल वो आपके पास बना हुआ है, मसलन के इसमें अब ये सर्कल नहीं मेरे पास ऐसे बनना, ये हो गया, ठीक है। कि अगर कोई इस तरह का करंट सप्लाई लगी हुई है ग्राउंड के साथ और ऊपर से आपने एक सर्किट बना हुआ है जहां से आप करंट I0 जो है वो आपके पास इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर अब आपके पास जो है ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट सर्किट्स हैं। ये वाला सारा हिस्सा, ठीक है, ये जितना भी सारा का सारा हिस्सा मैंने मार्क किया है ये टोटल आपके पास इन दो टर्मिनल के दरमियान में करंट सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो दो टर्मिनल्स आपके पास हैं, ये टर्मिनल ये है, पहला ये टर्मिनल है आई आउटपुट का, जैसे कि यहाँ पे ये लेबल भी किया हुआ है, दूसरा टर्मिनल ये कॉमन यहाँ पे ग्राउंड वाला है, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे अंदर रजिस्टर लगा है, दो ट्रांजिस्टर्स लगे हैं, ये जो तारें शारें लगी हैं, एक सप्लाई लगी हुई है, ये सारे के सारा कंपोनेंट आपके पास करंट सोर्स का हिस्सा है, ठीक है। इसमें आप बजाय इसके कि कोई करंट बाहर से आपको दे रहा हो जिसको मिरर करना है, आप खुद एक करंट जनरेट कर रहे हैं और फिर उसको मिरर कर रहे हैं। तो ये सिंपल करंट सोर्स आपके पास इस तरह से एक बन सकता है। अब अच्छा, ये किस करंट को मिरर कर रहा है, ये रेफरेंस करंट कैसे आपके पास बना। तो रेफरेंस करंट निकालने के लिए हम क्या देखते हैं कि जी हमने अगर ये एटलीस्ट जो है कट ऑफ में नहीं है आपके पास ट्रांजिस्टर, तो VBE वोल्टेज आपके पास यहाँ पे आ रही होगी बेस टू एमीटर। अब वही नोड क्योंकि यहाँ पे कनेक्टेड है तो इस नोड पे जो वोल्टेज है वो भी आपके पास आ गई VBE, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि आपके पास VCE इज इक्वल टू VBE पहले ट्रांजिस्टर के केस में, जिसका मतलब है कि ये आपके पास हमेशा जो है एक्टिव रीजन में रहेगा। तो अगर इस नोड पे आपको वोल्टेज पता है यहाँ पे VC और ये वोल्टेज आपके पास फिक्स्ड रहेगी,
ठीक है, ये एज अ डायोड पूरा ये ट्रांस डायोड एक्ट कर रहा है, तो ये वोल्टेज चेंज नहीं होती। तो अगर यहाँ से वोल्टेज आपके पास फिक्स रहेगी तो इस पॉइंट पे वोल्टेज फिक्स है, इस पॉइंट पे सप्लाई आपने लगाई थी VCC वो आपके पास फिक्स्ड है, तो जो यहाँ से करंट आपके पास फ्लो करना है वो करंट भी आपके पास फिक्स रहेगा, बिकॉज आई रेफरेंस इज अ फिक्स्ड वैल्यू बिटवीन VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय R, और ये R आपकी मर्जी है कि आपने क्या लगाना है। तो आपको ये वोल्टेजेस अगर पता है जो सप्लाई में आ रहा है, तो ये R की वैल्यू आप ऐसे चूज कर सकते हैं कि अगर 1 मिली एम्पेयर रखना है तो ये 5 वोल्ट है, ये 0.7 है, तो आपके पास ये 4.7 वोल्ट का आता है। 1 मिली एम्पेयर रखना है तो 4.7 किलो ओम इस R की वैल्यू रखना है रजिस्टर की, तो 4.7 वोल्ट नहीं 4.3 वोल्ट है, 4.3 किलो ओम रखना है। तो सो इफ दिस इज 4.3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 4.3 किलो ओम, 1 मिली एम्पेयर इधर से फ्लो करेगा और अप्रोक्सीमेटली 1 मिली एम्पेयर यहाँ से आपके पास भी फ्लो करेगा। तो ये आपने एक करंट सोर्स लगा दिया। अब उसके बाद क्या है कि इधर लोड आपके पास जितना मर्जी चेंज होता रहे, वोल्टेज कोई और आ जाए, कोई रजिस्टर एक की बजाय दूसरा लगा दें, जो मर्जी चीज आप इधर चेंज करते रहें, उससे ये करंट चेंज नहीं होगा। वजह इसकी ये है कि ये करंट बेसिकली मिरर्ड वैल्यू है इस करंट की, और इधर लोड चेंज करने से या वोल्टेज चेंज करने से ना ये वोल्टेज चेंज होगी, ना ये VBE की वोल्टेज जो है चेंज होगी, और ना ये रेजिस्टर चेंज होगा। तो अगर इन तीनों में से कोई भी चीज चेंज नहीं होगी तो इस आई रेफरेंस ने भी चेंज नहीं होना, और अगर ये आई रेफरेंस चेंज नहीं होगा तो ये भी आई आउटपुट ही आई रेफरेंस के बराबर ही रहेगा, और आपके पास एक ऐसा करंट सोर्स होगा जिसके अंदर जो है चाहे जो मर्जी इधर वोल्टेज आप कर दें तो उन तमाम केसेस में करंट कांस्टेंट रहेगा। सो दिस विल बिकम अ सिंपल एंड कांस्टेंट करंट सोर्स, ठीक है, जिसको आप बायसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और इसी तरीके से है कि लाजमी नहीं है कि आपने जो ये कांस्टेंट करंट सोर्स आपने बनाना है ये एक ही बेसिकली आपके पास खाली NPN से बनाना जो है ज़रूरी नहीं है, इसको आप PNP के साथ भी बना सकते हैं। तो एक अगर आपके पास PNP है और उस PNP के अंदर आपने बेस और कलेक्टर को जो है ज्वाइन करके एक ये ट्रांस डायोड बना दिया, रजिस्टर लगाया और चाहे एक और साइड के ऊपर एक और ट्रांस डायोड बना दी, ये NPN के साथ है, ये आपके पास PNP के साथ है। पर क्योंकि इसके क्रॉस जो वोल्टेज है एमिटर टू बेस वो भी फिक्स्ड रहेगी, इसके क्रॉस बेस टू एमिटर वो भी फिक्स्ड रहेगी, तो ये रजिस्टर भी फिक्स्ड है, तो करंट इधर से एक फिक्स्ड अमाउंट टोटल फ्लो करता रहेगा। अब आपने इसको जब मिरर करना है ये आपके ऊपर है कि जिस तरह से मिरर करें। आप एक ब्रांच लगा दें, आप 3 ब्रांचेस लगा दें, आप 4 ब्रांचेस लगा दें, वो सब कुछ आपके पास जो है यहाँ पे पॉसिबल होगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ थोड़ी सी करेक्ट कर दूं जो मेरे ख्याल में ना स्टूडेंट्स को अक्सर प्रॉब्लम जिसमें आती है, ये यहाँ पे ये जो कनेक्शंस है ना, ये आप यूं समझें कि जैसे आपके पास जो है ये इस तरीके से ये एक ब्रांच जा रही है, ठीक है, और अगर आप यहाँ पर से कनेक्शंस को ना कंसिडर करें तो आप यूं समझ सकते हैं कि ये ऐसे कनेक्टेड है, मतलब कि ये तमाम की बेसिस आपस में जो है, दोबारा मैं ये इसको करेक्टली बना दूं, बल्कि इस पूरे को हम रहने देते हैं, यहाँ पर से हमारे पास कनेक्टेड है। तो ये ऐसे है कि जैसे एक इधर से जो बेस है ये इस ट्रांजिस्टर से भी कनेक्टेड है, ठीक है, और उसके अलावा जो है ये जो दोनों ट्रांजिस्टर्स हैं इनके साथ भी कनेक्टेड है, और जो नीचे वाला आपके पास हिस्सा है इसको अगर हम देखें तो ये बेस के साथ आपके पास एक लंबा कनेक्शन जा रहा है जो कि इस ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड हो गया, तो यहाँ पे मिररिंग कर देगा, और उसके अलावा आपके पास ये सेकंड एक है जगह जहाँ पे इन तीनों ट्रांजिस्टर्स को आपस में बेसिस को शॉर्ट करके ये कर देगा। तो यहाँ पे भी बेस शॉर्टेड है, लेकिन ये करंट एवेल्युएट करने के लिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि ये
डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड होते हैं। और जो ये रेफरेंस करंट है वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, VCC प्लस VEE माइनस VEB1। VEB1 जो है वो आपके पास मीटर 1 टू बेस 1 है, और VBE2 जो है वो बेस टू मीटर सेकेंड का है। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो ये वोल्टेज है ये इसके बराबर है, जो ये वोल्टेज है यहाँ से यहाँ तक वो इसके बराबर है। तो यहाँ पे आपके पास सबसे ऊपर जो है VCC है, नीचे आपके पास माइनस VEE है, ठीक है। वो दोनों को जो है VCC माइनस माइनस VEE और उनमें से ये दोनों ड्रॉप सब्ट्रैक्ट करें तो इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है, ये डिवाइड करें रेजिस्टर से, ये रेफरेंस करंट आ गया, ठीक है। इसको जरा ना हम और डेप्थ में जो है ये अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे और ये एक एग्जांपल भी करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला हिस्सा मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में ना या बल्कि क्वेश्चन आंसर्स में आप मुझे इससे रिलेटेड चीज़ें पूछें, वरना मैं आपसे क्वेश्चन जिसका करूँगा। तो ये वाला हिस्सा जो है थोड़ा सा हम दोबारा इस पे ना फोकस रखेंगे कि कैसे होना है, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उसमें हम देखेंगे कि जी क्या इस स्ट्रक्चर के क्या ड्रॉबैक्स हैं और कैसे उन मसाइल को जो है हम हल कर सकते हैं।